हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम बेस्ट नर्सिंग करनी विद अनदर टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या फैमिली प्लानिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम फैमिली प्लानिंग मेथड्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या उनके बेनिफिट्स हैं, क्या उनके डिमेरिट्स हैं, उनके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, तो कितने टाइम तक हम कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज कर सकते हैं, उन सब चीजों के रिगार्डिंग आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपडेट करूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग होता क्या। जब तक हमें फैमिली प्लानिंग पता ही नहीं होगा तो हम उसके बारे में क्या डिस्कस करेंगे, क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग होता क्या है? सबसे पहले तो हमें इस चीज के बारे में ही पता होना चाहिए। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ दोस्तों फैमिली प्लानिंग की, तो फैमिली प्लानिंग या फिर बर्थ कंट्रोल used to prevent unwanted pregnancy and treat certain medical condition। तो दोस्तों, डेफिनेशन से आपको पता ही चल गया होगा कि फैमिली प्लानिंग या बर्थ कंट्रोल क्या है। एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अनवांटेड प्रेगनेंसी है या कुछ हमारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उनको ट्रीट कर सकते हैं। या फिर अनदर, मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, एक और डेफिनेशन देख लीजिए, कई बार डेफिनेशन से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो फैमिली प्लानिंग टू रेगुलेट द नंबर एंड स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन spacing of children in a family through the practice of contraceptives, contraceptions, or other method of birth control। तो इससे भी आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहता है ये कि फैमिली प्लानिंग क्या है। किसी भी बच्चों को भी स्पेसिंग करना थ्रू किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के थ्रू या फिर अदर बर्थ कंट्रोल मेथड के थ्रू बीच में स्पेसिंग करने का काम करते हैं फैमिली प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, देन क्या पर्पस है फैमिली प्लानिंग के? फैमिली प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्या क्या पर्पसेस है फैमिली प्लानिंग के, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं पर्पसेस की बात करूँ तो दोस्तों, सबसे मेन पर्पस है हमारा टू इम्प्रूव हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड। सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट पर्पज है हमारा किसी भी मदर की हेल्थ और चाइल्ड को इम्प्रूव करने के लिए फैमिली प्लानिंग की जरूरत है। अगर एक मदर हर साल किसी ने एक बच्चे को बर्थ देती है तो उसकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हाई होती है उस कंडीशन में जब हर एक मदर हर 1 ईयर में एक बेबी को डिलीवर करती है, बिकॉज शी इज नॉट फिट फॉर डिलीवरी आफ्टर गिविंग अ बर्थ टू अ बेबी। And as well as if child in mother is properly fit for the pregnancy, not properly fit for the birth to the baby, so how can a baby is wealth, health is wealth. So it's improve the health of the mother and child की health को improve करता है। It prevent STDs। तो जो फैमिली प्लानिंग मेथड्स हम यूज करते हैं, ये STD जो भी सबसे ट्रांसमिटेड डिजीज होती है उनको भी ट्रांसफर होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, एक्सपीरियंस अबाउट द वांटेड बर्थ। सो अनवांटेड बर्थ का मतलब क्या हुआ कि जब मदर इज प्रॉपरली फिट फॉर गिविंग द बर्थ ऑफ एन बेबी,
So she is ready for the giving birth. She wants to give a birth to a baby. At the time when she is ready to, to plan a baby, to give a birth to the baby, it's called wanted pregnancy. Unwanted pregnancy is because she is not ready and she is not prepared for that, that is called unwanted pregnancy. These raising a child requires significant amount of resources like time, social, financial, environmental. प्लानिंग क्या करता है, ये एश्योर करता है कि जो भी ये रिसोर्सेज है, मतलब एक किसी चाइल्ड की अपब्रिंगिंग के लिए जितना उसको टाइम चाहिए, जितना उसको सोशल या फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, जितना उसको एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसको चाहिए उसके अपब्रिंगिंग के लिए, तो वो उसको कंप्लीट मिल पाए, तो फैमिली प्लानिंग क्या करता है, इस चीज के भी एश्योर करता है। नेक्स्ट है कि क्राइटेरिया फॉर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। जो हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज किए जाते हैं प्लानिंग मेथड में to prevent unwanted births या to prevent the sexual transmitted disease, तो वो कौन उसका कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए कि ये क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल करता है तो वो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उसको फुलफिल करने का, तो अगर मैं क्राइटेरिया की बात करूँ तो सबसे पहले तो कि शुड बी सेफ इन यूज, सेफ को यूज होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि उसका कोई एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट, ठीक है। तो सेफ को यूज होना चाहिए। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूँ, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, शुड बी रिलायबल होना चाहिए कि हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई इसका हम यूज करेंगे, दैट इज बेनिफिशियल फॉर अस, ठीक है। शुड बी इजी टू एडमिनिस्टर होना चाहिए, इजी टू एडमिनिस्टर होना चाहिए और कन्वीनियंट होना चाहिए, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्या होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, तभी लोग उसको बाय करके यूज कर सकते हैं। अगर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा तो लोग खरीद नहीं पाएंगे, तो उसका यूज कहाँ से करेंगे। देन क्या होना चाहिए, कल्चरल कल्चरल यूजिबल होना चाहिए एंड एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मतलब कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तो उनके अकॉर्डिंग भी ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। दीज आर द क्राइटेरिया फॉर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। सो नेक्स्ट अब ये हो गया आइडिया की बात। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कौन कौन से टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अगर मैं डिस्कस करूँ, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव में कौन से आते हैं, तो दो टाइप्स के कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। एक होता है टेम्पररी मेथड, एक होता है परमानेंट मेथड होता है, हमारे डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। जो टेम्परेरी डिवाइसेस होती हैं वो अगेन डिवाइडेड इनटू, एक होते हैं हमारे नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड एंड अगेन होता है सेकंड होता है बैरियर मेथड, ठीक है। जो नेचुरल मेथड होता है देन अगेन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। अगर मैं आपको बात करूँ तो नेचुरल मेथड में हमारे आते हैं, कौन से आते हैं, सबसे पहले नेचुरल मेथड में आता है कोइटस इंटरप्शन, नेक्स्ट अगर बात मैं करूँ तो आता है सेफ पीरियड। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो एक आता है एक्सिस्टेंस ब्रेस्ट फीडिंग। दीज आर द टाइप्स ऑफ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अगर मैं बैरियर मेथड की बात करूं तो बैरियर मेथड में आपके पास आते हैं फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर आते हैं जिसके एग्जांपल आपका कॉन्डम आता है, वजाइनल स्पॉन्ज रिंग आती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हार्मोनल हार्मोनल बैरियर आता है, फिजिकल बैरियर, हार्मोनल बैरियर, इंट्रायूटेराइन डिवाइस आती है आपकी, आईयूडीज आती हैं,
सो नेक्स्ट बात करते हैं परमानेंट मेथड की। परमानेंट मेथड में आता है कि आपके पास एक तो होता है परमानेंट, मेल फीमेल का अलग अलग होता है, आप लोग को पता ही होगा, ये आपने पढ़ा है स्टार्टिंग में। तो परमानेंट में एक होता है फीमेल का जो हम होता है वो होता है ट्यूबेक्टमी, और जो मेल में हम मेल का जो करते हैं स्टेरिलाइजेशन, मेल स्टेरिलाइजेशन फीमेल स्टेरिलाइजेशन करते हैं, दैट इज द वासेक्टमी। ठीक है, दिस इज द टेम्पोररी एंड परमानेंट मेथड ऑफ द स्टेरिलाइजेशन या फिर दिस इज अ परमानेंट एंड टेम्पोररी मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, अब हम इस वीडियो में, आगे वाली वीडियो में इन सभी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के रिगार्डिंग एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कैसे यूज होता है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके नुकसान है, उसके बारे में हम नेक्स्ट इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे जितने और मैसेज भाई बंधु हैं उन तक भी वीडियो पहुंच सकते। सो दोस्तों, आगे देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड जैसा कि नाम से पता है, इसका मतलब क्या हो गया कि नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ any man-made contraceptive device। जैसे कि नाम से पता चला आपको, इसका मतलब क्या होगा, एनी मैन-मेड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, कि कोई मैन-मेड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज नहीं होगा, हम नेचुरली इस मेथड को यूज करके हम गैमेट प्लानिंग का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है कोर्टस इंटरप्शन या फिर विड्रॉल मेथड। इसको विड्रॉल मेथड के नाम से भी जाना जाता है या फिर कोर्टस। इसमें क्या होता है कि हम जो मतलब जो भी स्टूडेंट्स, जो भी फैमिली जो भी फैमिली मेंबर होते हैं, जो भी मकान का होता है, वो क्या करते हैं, जो पेनिस होता है उसको बिफोर एजैकुलेशन, तो एजैकुलेशन से पहले क्या करते हैं, वो पेनिस को रिमूव कर अपना वजन। तो इससे क्या होगा कि जो सीमन होगा वो क्या होगा, इसमें वजाइना में एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक, अगर वजाइना में एंटर नहीं कर पाएगा तो प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं होता है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ मेथड यूज फॉर फैमिली प्लानिंग। ठीक है, अब जो कोर्टस इंटरप्शन है या फिर विड्रॉल मेथड है, इसके बेनिफिट्स या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या, अगर मैं बात करूँ तो एडवांटेजेस में अगर आप देखते हैं, दिस इज नो कॉस्ट इन्वॉल्व, कोई कॉस्ट इन्वॉल्व हो ही नहीं है इसमें, तो मतलब फादर दोनों की हुई है, यही बात है। ठीक है, नेक्स्ट बोले तो किसी अदर डिवाइस की नीड नहीं पर, नो अदर डिवाइस नीड। ठीक है, और उसके बाद में बात करूँ कि विद सेल्फ कंट्रोल आता है किसी पर्सन का, तो डिसिप्लिन में हेल्प कराता है, मेंटेन डिसिप्लिन तो हेल्प कराता है। ठीक है, दिस इज अ, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो, डिसएडवांटेजेस की बात करें तो रिक्वायर ग्रेट डील ऑफ सेल्फ कंट्रोल की जरूरत होती है इसमें, जो कई बार क्या होता है कि नहीं हो पाता है। देन फेलियर रेट इज सो हाई, फेलियर रेट जो होते हैं वेरी मच हाई है। Then, अगर स्लाइटली डिले करते हैं, डिले इन विथड्रॉइंग ऑफ बैलेंस, विथड्रॉ ऑफ बैलेंस, तो क्या होता है, कैन लीड्स टू प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये तो हमारा वन मेथड ऑफ द नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव में। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कोर्टस इंटरप्शन क्या है, विड्रॉल मेथड क्या है, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या करते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स है और क्या उनके
डिसएडवांटेजेस है। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। स्पेस स्टेट गिवन या जनरेट, इसे फ्यूल या कैलेंडर मेथड किसे कहते हैं और इसी का मतलब होता है, आप लोग को पता हो तो रिदम मेथड, इसको रिदम मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, सेट पेयर कैलेंडर मेथड या फिर रिदम मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये मेनली बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस्ड होगा, जो सेट पेयर कैलेंडर मेथड होता है ये बेस्ड ऑन होता है ओव्यूलेशन पीरियड पे बेस्ड होता है। अब समझोगे, आप पूछोगे ओव्यूलेशन पीरियड पे कैसे बेस्ड है, तो मैं आपको बताऊं कि जो ओव्यूलेशन पीरियड होता है, पहले तो मैं वही बताऊँ कि 10 to 16 डेज के बीच का ओव्यूलेशन पीरियड क्या होता है, 10 to 16 डेज का होता है। तो इस बीच अगर कोई कोइटस इंटरप्शन होता है तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, हमारा ओव्यूलेशन का पीरियड होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको कैलेंडर मेथड से समझाऊं, कैलेंडर मेथड क्या होता है, दिस इज योर menstrual cycle period, this is day 0, day 5, day 20 and day 28. So this is day 10, this is safe period, लो रिस्क जिसको बोलते हैं, इसमें प्रेगनेंसी का रिस्क कम होता है। बिटवीन दिस एंड दिस इज हाई रिस्क, इस टाइम पे अगर कोइटस इंटरप्शन होता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं और दिस इज कॉल्ड सेफ पीरियड। बोथ दीज आर द सेफ पीरियड ऑफ कोइटस इंटरप्शन। ओके, अब इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात करें कि क्या इसके फायदे और क्या इसके नुकसान हैं इस मेथड के, तो उसमें सबसे पहले आता है कि नो नीड ऑफ मेरिट्स की अगर मैं बात करूँ, नो नीड ऑफ मैनुअल डिवाइस, इसका मतलब ये है। ठीक है, फिर डीमेरिट्स की बात करूँ, डीमेरिट्स की अगर मैं बात करूँ तो डीमेरिट्स में सबसे पहले आता है सेल्फ कंट्रोल की नीड होती है सबसे पहले। दूसरा, ठीक है, उन वुमेन्स के लिए स्टेबल नहीं है जिनके पीरियड्स जो होते हैं इरेगुलर होते हैं। ठीक है, तो वुमेन के लिए कोई फायदा नहीं है इस मेथड का यूज करने का। तीसरी पर बात करूँ तो हाई रेट ऑफ फेलियर के चांसेस ज़्यादा है, वुमेन्स के पीरियड्स का पता नहीं होता, कई बार इरेगुलर होता है, आपके पास मतलब नहीं आ पाता, तो चांसेस ऑफ फेलियर्स ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इसको करने के लिए ज़्यादा विल पावर और मोटिवेशन की जरूरत है, तो कई बार क्या होता है वो भी नहीं हो पाता। ठीक है, दिस इज हाउ वी नो द सेफ पीरियड एंड कैलेंडर मेथड। नेक्स्ट देखिए, एब्सिस्टेंस के बारे में बात करें तो एब्सिस्टेंस क्या होता है, दिस इज द एब्सिस्टेंस इज द मोस्ट इफेक्टिव नेचुरल मेथड है। अगर कोई बार क्वेश्चन में पूछा गया है मोस्ट इफेक्टिव नेचुरल मेथड कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, एब्सिस्टेंस इज द मोस्ट इफेक्टिव नेचुरल मेथड। इट मीन्स द कंप्लीट, इसमें हम क्या करते हैं, कंप्लीट अवॉइडेंस ऑफ सेक्सुअल कोहैबिटेशन में हम कंप्लीट अवॉइडेंस करते हैं जो भी सेक्सुअल कोहैबिटेट होती है उनका, इसलिए ये मोस्ट इफेक्टिव नेचुरल मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग जो है इसको हम लैक्टेटिंग लैक्टेटिंग एमेनोर्रहिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मेनली जब वुमेन ब्रेस्ट फीड करवाती है तो उस टाइम पे लैक्टेटिक एमेनोर्रहिया आता है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। उस टाइम पे अगर हम कोइटस इंटरप्शन करते हैं तो उसमें सबसे पहले अगर कोई मदर किसी को ब्रेस्ट फीड करवाती है कंटिन्यू, ठीक है, ब्रेस्ट फीड करवाते होंगे तो उसको 3 मंथ तक एमेनोर्रहिया रहता है। अगर कोई एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करवाती है तो उसको 6 मंथ तक एमेनोर्रहिया होता है। तो अगर कोई नॉन लैक्टेटिंग मदर उसको 1 मंथ तक एमेनोर्रहिया रहता है। ठीक है, दिस इज फॉर अबाउट द, बात करते हैं फिजिकल बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में जो सबसे पहले आता है हमारा फिजिकल बैरियर मेथड,
फिजिकल कैरियर मेथड में भी जो सबसे पहले हम यूज करते हैं दैट इज कॉन्डम एंड नेगोट। कॉन्डम एंड नेगोट को यूज किया जाता है। नेगोट जो गवर्नमेंट सप्लाई में मेल कॉन्डम आते हैं उनको होते हैं, ठीक है। मेल कॉन्डम जो आते हैं मैच से जो कॉन्डम आते हैं उसको नेगोट बोला जाता है, ठीक है। बोथ फीमेल एंड मेल दोनों के लिए यूज होता है। बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, जो फीमेल का बेस्ट इफेक्टिव मेथड है, जो मेल कॉन्डम में यूज किया जाता है, वो बेस्ट इफेक्टिव मेथड है एसटीडी को प्रिवेंट करने के, तो प्रिवेंट एसटीडीज को प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट प्रिवेंटिव मेथड है। जो फीमेल कॉन्डम है वो किस उससे मिलता है, अगर आप बाहर मार्केट में पता करोगे तो FC2 के नाम से जो होता है फीमेल कॉन्डम मार्केट में मिलता है, ठीक है। इट इज जो कॉन्डम होता है वो किससे बना होता है, अगर मैं बात करूँ एक थिन रबर शीट का बना होता है, जो किसकी बनी हुई होती है, अगर मैं बात बताऊँ आपको तो मेड ऑफ पॉली यूरेथ्रीन की बनी होती है, ठीक है। जो क्या करती है, जो रबर शीट होती है ये हेल्प करती है टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ सीमन इन वजाइना। सीमन की एंट्री को प्रिवेंट करती है इन वजाइना, ठीक है। जो कॉमन होते हैं अगर उनको केयरफुली यूज किया जाए तो चांसेस ऑफ स्पेल क्या होती है इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है तो प्रेगनेंसी के भी चांसेस इम्प्रूव हो जाते हैं, ठीक है। जो अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जो फंडामेंटल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई में लगते हैं, जो नेगोट करने से मैंने आपको बताया है, बोथ रूरल एंड अर्बन, बोथ रूरल एंड अर्बन सेक्टर्स में गवर्नमेंट सेक्टर में मिलते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्डम अवेलेबल है, अगर आपको बताऊं कौन कौन सा है तो ड्राई कॉन्डम या फिर डिलक्स कॉन्डम के नाम से भी अवेलेबल है, या फिर सुपर डिलक्स से अवेलेबल। तो दिस इज द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्डम अवेलेबल इन द मार्केट्स, ठीक है। अगर कॉन्डम का प्रॉपरली तरीके से यूज ना किया जाए, बाई चांस कॉन्डम टीयर हो जाए एट द टाइम ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर कॉन्डम का प्रॉपरली यूज या ढंग से यूज ना किया जाए या प्रॉपरली फिट ना किया जाए तो जो क्या होता है कॉन्डम के ब्रेक डाउन होने के या जो सेमाइटस पे होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे, तो उससे क्या होता है प्रेगनेंसी के चांसेस के रिस्क इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज फॉर अबाउट द कॉन्डम। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है, तो हम बात करें कॉन्डम के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की। तो अगर मैं मेरिट्स की बात करूँ सबसे मोस्ट मेरिट है तो मोस्ट सिंपल है और इफेक्टिव मेथड है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें इजी टू यूज है, ठीक है। डिस्पोजेबल है, ये पोस्ट है, ठीक है। प्रोटेक्ट करता है एसटीडीज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रोटेक्ट भी करता है। वहीं अगर डिसएडवांटेज डीमेरिट्स की बात करें, इस प्रॉपरली यूज नहीं हो पाया, ठीक है। इस प्रॉपरली नॉट यूज्ड देन फेलियर चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, रेट हाई है, ठीक है। और नेक्स्ट, अगर किसी पर्सन कोई पर्सन अगर है एज टू अगर तो वो यूज नहीं कर सकता है कॉलम का, ठीक है, ठीक है। और समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स पीपल नॉट एंजॉय उसकी वजह से भी क्या होता है नॉट एंजॉय उसकी वजह से भी क्या होता है कि
पेपर उसका यूज करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम डायफ्राम की। डायफ्राम क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो डायफ्राम होता है ओनली यूज फॉर द वुमेन। तो डायफ्राम जो ओनली यूज फॉर द वुमेन्स के द्वारा यूज होता है। ठीक है, ओनली वुमेन यूज करती है इसका। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या होता है, हाँ यूज की जाता है इन फ्रंट ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, जो इसकी शेप की बात करें, शेप क्या होती है इसकी, डोम शेप होता है। डोम शेप होता है या फिर लाइक अ शेलो कप के जैसा ये दिखाई देता है, जैसे आपको इस वीडियो में दिख रहा है, स्ट्राइक दिखाई कप के जैसा आपको दिखाई देगा। ठीक है, किससे बना होता है, एक सॉफ्ट सिंथेटिक रबर और प्लास्टिक से ये बना हुआ। ठीक है, तो इसका जो, अगर मैं सेकंड नेम की बात करूँ, अनदर नेम जो है इस नाम से भी जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड डच कैप के नाम से भी डायफ्राम को जाना जाता है। जो इसके डिफरेंट डिफरेंट अगर साइज की बात करें तो ये 5 to 10 सेंटीमीटर तक के साइज में मिलता है। ठीक है, और इसको यूज करने से पहले जो हमें एक बात ध्यान रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि किसी भी फीमेल को, किसी भी वुमेन को अपनी मसल्स टोन, जो सर्विक्स की मसल्स है या फिर वजाइनल जो मसल्स, द टोन ऑफ वजाइनल मसल्स शुड बी वेरी जो इम्पोर्टेंट बात इसमें ध्यान रखनी है वो क्या है कि जो वजाइनल मसल्स की टोन है उसकी टोनिसिटी ज्यादा होनी चाहिए ताकि उसको होल्ड करने में उसको हेल्प करे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द डायफ्राम। जो डायफ्राम के इंसर्शन की बात करें तो कब इंसर्ट किया जाता है, डायफ्राम के इंसर्शन की बात करें तो डायफ्राम कब इंसर्ट किया जाता है, 3 hours बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी। किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी के 3 hours पहले जो होता है डायफ्राम को इंसर्ट किया जाता है। और कब तक रहने दिया जाता है वजाइना में, आफ्टर 6 hours। सेक्सुअल इंटरेक्शन, सेक्सुअल एक्टिविटी के आफ्टर 6 hours तक जो डायफ्राम जो है वजाइना में आ जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द डायफ्राम। ओनली वुमेन्स यूज करते हैं, इन फ्रंट ऑफ सर्विस पे यूज किया जाता है। शेप मैंने बता दी, डोम शेप का होता है, या शेलो कप जैसा दिखता है, सिंथेटिक रबर का बना होता है, समटाइम प्लास्टिक का ही बना होता है। ठीक है, अदर नेम किस नाम से आता है, डच कप के नाम से भी आता है। साइज वही होते हैं, 10 सेंटीमीटर तक का साइज में मिलता है आपको। और मेनली वजाइना मसल्स की टॉन्सिटी ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो उसको होल्ड करने में परेशानी होती है। और इंसेशन कब होता है, 3 hours बिफोर द सेक्सुअल एक्टिविटी होना चाहिए और आफ्टर 6 hours तक उसको हमें रखे होना होगा। ठीक है, देन इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात हो तो मेरिट्स क्या है, जो डायफ्राम होता है वो क्या होता है, अलोंग विद द स्पर्मिसाइडल एक्टिविटी के साथ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वेरी इफेक्टिव होता है प्रिवेंट करने के लिए हार्मोन्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, बैरियर रेट जो होता है, बैरियर रेट अगर लो है या स्लो है, और नो रिस्क एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन है। देन डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स वन होती है, जब भी डायफ्राम का यूज किया जाता है तो किसी डॉक्टर या फिर किसी हेल्थ केयर वर्कर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल की
नीड होती है, आप अकेले उसका यूज नहीं कर सकते, नहीं इंसर्ट कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर किसी ने आईफोन को यूज किया हुआ है तो उसको एक वर्ड होती है पीरियडिकली उसको चेकअप की जरूरत होती है, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार कई स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और अगर कोई आईफोन यूज करता है तो उसको एक वर्ड होती है प्रॉपर केयर स्टोरेज, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं वजाइनल स्पॉन्ज की। वजाइनल स्पॉन्ज क्या होते हैं, ठीक है। वजाइनल स्पॉन्ज को हम कॉन्ट्रासेप्टिव स्पॉन्ज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मुझे किससे बने होते हैं, एक राउंड डिवाइस होती है, दिस इज नॉट द वजाइनल स्पॉन्ज, ये वजाइनल स्पॉन्ज की नहीं, ये वजाइनल रिंग की फोटो है, इसको देख के कंफ्यूज ना होइए, ये वजाइनल रिंग की फोटो, ठीक है। तो वजाइनल स्पॉन्ज अलग होते हैं हमारे पास, मेरे पास फोटो नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, ठीक है। जो वजाइनल स्पॉन्ज होते हैं एक राउंड डिवाइस होती है जो किसकी बनी होती है, सॉफ्ट फॉर्म की बनी होती है, सॉफ्ट फॉर्म की बनी होती है, जो कंटेन करती है स्पर्मिसाइड, स्पर्मिसाइड का होता है जो स्पर्म्स को फिल कर देता है, उसको कंटेन करती है, ठीक है। जो वजाइनल स्पॉन्ज होता है वो मार्केट में किस ट्रेड नाम से मिलता है, अगर आप लोगों ने देखा हो ट्रेड नेम जो है इसका वो किस नाम से मिलता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है, टुडे के नाम से मिलता है। इसी बार भी क्वेश्चन पूछा गया था कि टुडे क्या होता है, मतलब उसके बारे में पूछा गया, ठीक है। कहाँ इंसर्ट होता है ये, अगर मैं इंसर्टेड की बात करूँ कहाँ इंसर्टेड किया जाता है ये, तो इंसर्टेड की बात करूँ तो ये क्या इंसर्टेड इन द वजाइना टू कवर द सर्विक्स, सर्विक्स को कवर करती है एंड प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट, ठीक है। एंड आल्सो इनएक्टिव भी करती है स्पर्म्स को, स्पर्म्स को इनएक्टिव भी करती है, ठीक है। अगर नेक्स्ट मैं इसके बारे में बताऊँ तो कब इसका यूज करना चाहिए, मतलब कब इसको पुटअप कर लेना चाहिए, इंसर्शन टाइम की बात करूँ तो कहाँ टाइमिंग की बात करूँ, अगर टाइमिंग की बात करूँ तो 24 आवर्स बिफोर एनी सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल इंटरकोर्स के 24 आवर्स आपको पहले आपको उसको इंसर्ट कर लेना चाहिए और शुड बी प्लेस्ड आफ्टर 6 आवर्स आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी के 6 आवर्स बाद तक उसको प्लेस रखे रखना है, जो वजाइना स्पॉन्ज किसी फीमेल ने यूज किया है, ठीक है। जो ओनली अगर मैं एक मोटा मोटा बताऊं तो वन स्पॉन्ज जो होता है ओनली यूज फॉर टोटल 30 आवर्स के लिए एक स्पॉन्ज का यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा देर के लिए हम एक वजाइना स्पॉन्ज का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वजाइना स्पॉन्ज या फिर कंट्रासेप्टिव स्पॉन्ज के मेरिट्स की बात करें तो सेफ टू यूज है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात को स्पर्मिसाइड इफेक्ट के साथ है, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्पफुल, फेलियर रेट जो है वो लो है, हम्म, और अगर कोई लैक्टेटिंग मदर तो उसकी मिल्क सप्लाई पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है। दिस इज टॉकिंग अबाउट द मेरिट्स ऑफ द वजाइनल स्पॉन्ज। अगर मैं डीमेरिट्स की बात करूँ तो डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसटीडीज,
सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे HIV एड्स वगैरह होते हैं उनसे प्रोटेक्ट नहीं करता है। समटाइम फीमेल को मे बी बर्निंग एंड इचिंग सेंसेशन रहती है तो फीमेल को कंफर्टेबल नहीं रहता है यूज करना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो रेयर जो देखने को मिलता है फीमेल में दैट इज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी देखने के लिए मिलता है। रेयर होता है पर फीमेल में देखने को मिलता है दैट इज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी देखने के लिए फीमेल में मिलता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द वजाइनल स्पॉन्ज। ठीक है, देन नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल कैप क्या होती है? जो मेड किससे बनी होती है सर्वाइकल कैप? इसके सबसे पहले पढ़ने की बात कर रहे थे। सर्वाइकल कैप किससे बनी होती है? मेड ऑफ स्मॉल प्लास्टिक डोम। एक स्मॉल प्लास्टिक डोम से बनी होती है जो स्लाइटली फिट ओवर द सर्विक्स। जो क्या होता है सर्विक्स में फिट होता है एंड स्टे प्लेस बाय सक्शन। सक्शन की हेल्प की जो सर्विक्स का सक्शन प्रेशर होता है उसकी हेल्प से क्या होता है सर्विक्स पे प्लेस्ड होता है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द सर्विक्स क्या होता है ये प्लेस्ड होता है। ठीक है, मेनली क्या होता है इसके लिए एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल की जरूरत होती है। नीड हेल्थ केयर प्रोफेशनल की नीड होती है तो उसको इंसर्ट करने के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर की हेल्थ केयर प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए किस फिट करने के लिए कैप को और किस टाइप करने के लिए भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है। किसी भी अपनी मर्जी से कोई भी वुमेन इसको यूज नहीं कर सकती है। अपनी मर्जी से चाहा यूज करिए वुमेन में, ऐसा जरूरत नहीं है। उसके लिए ऊपर हेल्थ केयर प्रोफेशनल की एडवाइस की और उसको फिट करने के लिए भी उसकी नीड हेल्थ केयर प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है। जो सर्वाइकल कैप है वो नॉट प्रिवेंट एनी एसटीआई, किसी भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं करती। अगर आप कोई कपल सर्वाइकल कैप का यूज कर रहे हैं तो उनको उसके साथ मेल कंडोम का भी यूज करना पड़ेगा टू प्रिवेंट एसटीआई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए उनको मेल कंडोम का भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट वन मैं करूँ तो नॉट इफेक्ट ऑन नेचुरल हार्मोन्स को कोई इफेक्ट नहीं डालती है तो it can be inserted मतलब it can be inserted for 40 hours तक before सेक्स के 40 hours before दिस का हम इंसर्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द बैरियर मेथड जो मैंने अभी तक आपको बताया था। कौन सा बैरियर मेथड मैंने आपको बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया कंडोम के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया डायफ्राम के रिगार्डिंग एंड उसके बाद मैंने आपको रिस्पॉन्स के बारे में बताया। डिस्कस करते हैं केमिकल बैरियर मेथड या हार्मोनल। सो केमिकल बैरियर मेथड भी होता है हार्मोनल। मेनली इसमें क्या किया जाता है? टैबलेट्स, जेली, इंजेक्शन का यूज किया जाता है टू किल स्पर्म। ठीक है, स्पर्म्स को किल करने के लिए टैबलेट, जेली और इंजेक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, समटाइम्स अपोजिटरीज के भी उसमें भी रहती है। ठीक, अब मैं आपको बताऊं तो जो आज हम सबसे पहले बात करते हैं टैबलेट्स। जो टैबलेट्स की फॉर्म में आती है वो दो टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले अगर आपको पता हो तो कंबाइंड पिल्स की बात कर लेते हैं। दो पिल्स, दो से कॉम्बिनेशन में आती है। एक तो होती है आपके पास कंबाइंड पिल्स, दूसरी होती है फर्स्ट एड
pills, प्रोजेस्ट्रिन pills, ठीक है, ये जिसको मिनी pills भी कहा जाता है, इसके बारे में कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, जो कंबाइंड पिल्स आती है वो हमारी वो कंटेन करती है, कंबाइंड पिल्स में आता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कंटेन करती है, एस्ट्रोजन कंटेन करती है, और जो ये मिनी पिल्स होती है ये क्या प्रोवाइड करवाती है, स्टेडी अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। देन अगर बात करें हम, सबसे पहले बात करते हैं कंबाइंड पिल्स के रिगार्डिंग में, ठीक है। तो कंबाइंड पिल्स जो होती है वो मेनली मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है, मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव, एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के रूप में मोस्ट कॉमनली कंबाइंड पिल्स किसी फीमेल के द्वारा यूज की जाती है, ठीक है। देन अब सबसे पहले कंबाइंड पिल्स के रिगार्डिंग बात करते हैं, कंबाइंड पिल्स होती कैसे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंबाइंड पिल्स जो मैं आपको दिखाया माला एंड माला डी, इसमें क्या होता है, एक पैकेट होता है जैसे आपको दिख रहा है अभी, जैसे पैकेट, ठीक है। इसमें क्या होती है, पिल्स होती है, कुछ पिल्स होती है एक्टिव होती है जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, एक्टिव पिल्स होती है तो प्लस इनएक्टिव पिल्स, तो पिल्स का मिलकर बना हुआ होता है, तो कॉम्बिनेशन होता है, जो एक्टिव पिल्स होती है उसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है, वहीं अगर इनएक्टिव पिल्स होते हैं वो किसकी एक्टिव पिल्स होती है, वो बनी होती है पैरास्ट्रोमाइड्स की बनी होती है, जो इनएक्टिव पिल्स किसकी बनी होती है, पैरास्ट्रोमेटेड होती है, ठीक है। तो जो ये हो गया डिपेंडेंट टाइप्स, ठीक है। जो इनएक्टिव पिल्स होती हैं उनको सबटाइप हम प्लेसिबो पिल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये मेनली हेल्प करती है टू सेट एन रिमाइंडर कि हमें अगेन से पिल्स जो हमारी एक्टिव पिल्स होती है जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है उसको हम दोबारा से स्टार्ट, ठीक है। जो अगर मैं पैक के रिगार्डिंग बात करूँ, ये दो कॉम्बिनेशन में आती है, एक होता है माला एन, एक होता है माला डी। जो माला डी होता है दैट इज अवेलेबल, जो माला एन होता है दैट इज अवेलेबल इन गवर्नमेंट सेक्टर, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप देखोगे तो माला एन के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट लिखा होता है, यहाँ देखोगे नॉट फॉर सप्लाई लिखा वो होता है माला एन के ऊपर, इसको आप पढ़ोगे तो इसमें लिखता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स स्त्रियों के लिए खाने के लिए दवाई इस पे लिखा हुआ होता है, दैट इज द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। जिसमें आपको अगर ध्यान से दोगे तो इसमें 28 डेज की मेडिसिन होती है, इस पैक में 28 डेज की मेडिसिन होती है, जिसमें जो होता है 21 टैबलेट्स होती हैं वो क्या होती है, हमारी एक्टिव पिल्स होती हैं, और जो 7 टैबलेट्स होती हैं वो 7 टैबलेट्स जो होती है वो क्या होती है, वो क्या होती है, हमारी इनएक्टिव पिल्स होती है। देन अगर मैं आपको बात बताऊँ रेगुलर ये मेडिसिन होती है, जो 21 टैबलेट होती है वाइटिन की होती है, ये वाली जो टैबलेट होती है वो किस तरह की होती है, दैट इज ब्राउन कलर की होती है, तो ये इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए भी इनको कलर दिए गए होते हैं, ठीक है। ये मेडिसिन कब से स्टार्ट करनी होती है, और स्टार्टिंग टाइम भी पता होना चाहिए कि किस टाइम पे हमें हमारा भी स्टार्ट करनी होती है, 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के जैसे क्या होता है एंड नॉर्मली को, ठीक है, विदाउट कभी भी मेडिसिन को नेवर विथड्रॉ, कभी भी ब्रेक डाउन नहीं करना। अगर बाई चांस कोई मेडिसिन आप जैसे आज मॉर्निंग में लेते उसको भूल गए तो एज सुन एज पॉसिबल आपको मेडिसिन देनी है,
अगर बाई चांस आपको 24 आवर्स तक वो मेडिसिन याद नहीं आती है तो आपको नेक्स्ट डे की मेडिसिन के साथ वो मेडिसिन लेनी है। तो मतलब नेक्स्ट डे आपको 2 टैबलेट लेनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। दिस इज फॉर अबाउट द कंबाइंड पिल। कई बार तो एग्जाम में पूछा जाता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कंबाइंड पिल में कितने कितने अमाउंट में होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। एस्ट्रोजन होता है हमारा 30 माइक्रोग्राम 100 ग्राम में, बात करते हैं 0.03 mg में होता है। और प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो एलएनजी की फॉर्म में होता है, वो होता है हमारा कितना 0.15 mg की। ठीक है, दिस इज फॉर अबाउट द कंबाइंड पिल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोजेस्टिन मोनोक्लोनस। प्रोजेस्टिन मोनोक्लोनस कौन सी होती है? तो मैंने अभी बताया था जिनमें क्या होता है, लीवोजेस्ट्रिन होता है और मिनीपोज भी नेक्स्ट में बताया, मिनीपोज के नाम से भी जाना जाता है या फिर लीवो लीवोजेस्ट्रिन पिल्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं एलएनजी 20 के नाम से भी जाना जाता है। जो इसकी डोज होती है लीवोजेस्ट्रिन की, वो कितनी होती है? इसमें 0.75 mg तक इसकी डोज अवेलेबल होती है। ठीक है, इसको हम मॉर्निंग आफ्टर पिल्स के नाम से भी जानते हैं। जो एलएमजी है उसको मॉर्निंग आफ्टर पिल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या कंटेंट होता है? 28 टैबलेट्स होती हैं, एक पैक में 28 टैबलेट्स होती हैं जो एवरी डे सेम टाइम पर होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? विद इन 3-4 आवर्स। अगर कभी बार भूल जाते हो तो विद इन 3-4 आवर्स के विंडो में आपको ये मेडिसिन लेनी है। ठीक है, आप इसको डिले नहीं कर सकते कि एक दिन बोल गए तो आप नेक्स्ट से 2 मेडिसिन ले सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए मेडिसिन का यूज हो रहा है तो आपको सेम डे सेम टाइम पर ये मेडिसिन लेनी। ठीक है, इस मेडिसिन को इसका एक न्यूअर फॉर्म में भी यूज की जा रही है, न्यूअर पिल्स के रूप में भी यूज की जा रही है, जिसका नाम क्या है? सैंडी सैंडी is the expectation जो यूज की जा रही है आजकल। इसमें 24 एक्टिव पिल्स होती हैं एंड 5 इनएक्टिव पिल्स होती हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेस्टिन पिल्स ओनली। इसमें हमें मेन ध्यान रखना है कि सेम टाइम पे दोनों सेम टाइम पे और सेम पे। ठीक है, अगर बेनिफिट्स की बात करें तो पिल्स के क्या बेनिफिट्स हैं? कंबाइंड पिल है अपनी, इसके बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स है कन्वीनियंट है, कन्वीनियंट है एंड इफेक्टिव है। एक्स्ट्रा हम बात करें तो स्पॉन्टेनियस सेक्स में इंटरप्शन नहीं करती है और इंटरप्शन इन स्पॉन्टेनियस में सेक्स में इंटरप्शन नहीं करती है। देन अगर बात हो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी लाइट बना देती है और रेगुलर बना देती है। ठीक है, देन प्रिवेंट करती है एनीमिया को। वो कैसे प्रिवेंट करती है आप लोग पूछोगे तो, ये कैसे प्रिवेंट करती है? तो क्या है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो तो जाती होगी और लाइट होगी तो हेवी ब्लीडिंग हो नहीं पाएगा, तो किसको प्रिवेंट कर पाएगी? एनीमिया को। तो चांसेस ऑफ एनीमिया जो है रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं उसको रिड्यूस करती है, उसको रिड्यूस करती है, ओवर कर देती है रिस्क
सर्वाइकल कैंसर जब हम इसको सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, ओवेरियन कैंसर होता है, मैंने बता दिया आपको। उसके भी चांसेस ऑफ इसको स्ट्रोक कर देती है, वॉटेड हेयर ग्रोथ जो भी होती है उसको भी स्टॉप कर देती है, वो एक्ने से भी प्रिवेंट करती है, क्लियर कर देती है। दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ पिल्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द इंजेक्शंस जो यूज किए जाते हैं प्रेगनेंसी में। इंजेक्शन जो यूज किए जाते हैं ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के तौर पर जो इंजेक्शन यूज किए जाते हैं उसके रिगार्डिंग भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो है आपके पास डाम्पा। डाम्पा की फुल फॉर्म है मिथाइल डाइऑक्सी रोजेस्टेन। इंजेक्शन में आपको दिखाएगा, ये आंतरा के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है। किस नाम से अवेलेबल होता है? इंजेक्शन फॉर्म में होता है। सबसे पहली बात है जो आपको बताना चाहिए, इंजेक्शन फॉर्म में होता है। तो किस नाम से मार्केट में मिलता है? आंतरा के नाम है, क्योंकि बॉडी में सर्विस होता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट में आपको बताऊं तो नेक्स्ट क्या है, अगर किसी वुमेन को आयन दिया जाता है ये इंजेक्शन, तो एवरी 3 मंथ में ये इंजेक्शन हमें रिपीट करवाना पड़ता है। और उसकी डोज क्या होगी, डोज की भी बात रिगार्डिंग डोज के रिगार्डिंग पूछा जाता है, तो डोज क्या होगी 150 mg, जो कि इसकी डोज होगी अगर आयन किसी वुमेन को दिया जाए। ठीक है, अगर किसी वुमेन को सब में प्लांट किया जा रहा है, क्योंकि ये सब में भी यूज हुआ प्लांट किया जा रहा है, तो वो कौन कौन सी फॉर्म में आते हैं? 2 शब्दों में प्लांट होता है, मैंने आपको बता दूं, नॉट प्लांट या फिर नॉट प्लांट P2 के नाम से अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, तो इस नाम से मिलता है। ये मेनली क्या होता है, मेड ऑफ सिलिकॉन रबड़ का मिला होता है। एक सिलिकॉन रबड़ की रोड होती है, किसका बना होता है? मेड ऑफ सिलिकॉन रबड़ रोड होती है। ठीक है, जो क्या कहता है एवरी 3 ईयर में रिप्लेस किया जाता है, एवरी 3 ईयर में रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सबक्यूटेनियस की, ये इंजेक्शन सबक्यूटेनियस में यूज होता है। ये जो डॉक्टर होता है वो सबक्यूटेनियस में यूज किया जाता है। तो सबक्यूटेनियस में बात करूँ तो एवरी 3 मंथ में रिप्लेस होता है, एवरी 3 मंथ में रिप्लेस होता है। और डोज की मैं बात करूँ तो डोज दी जाती है 104 mg। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डाम्पा। डाम्पा का मैंने आपको भी दिखा दिया है, किस उसमें आता है, आंतरा की फॉर्म में आता है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं, दैट इज सहेली, छाया या फिर जेंटल, इसके नाम से भी जाना जाता है। सहेली के रिगार्डिंग कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उसमें सॉल्ट होता है, जो सहेली को बनाने के लिए जो सॉल्ट यूज होता है उसका नाम क्या है? ऑक्सीफेन। ऑक्सीफेन होता है, इसमें जो कंटेंट यूज होता है, सॉल्ट यूज होता है, दैट इज उसका नाम क्या है? ऑक्सीफेन का यूज किया जाता है। सॉल्ट जो है इसमें ऑक्सीफेन है। ठीक है, जो ये क्या होता है, ओवर कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, ये मेनली ओवर कॉन्ट्रासेप्टिव्स के यूज में की जाती है। ठीक है, और मैंने क्या देते हैं, इसके देने का तरीका क्या है वो आपको पता होना चाहिए। हम ट्वाइस देते हैं, ट्वाइस इन अ डे, जिसको आप लोग बीडी भी बोलते हो, तो a week or 1 week, 1 टैब 3 मंथ के लिए। क्या कहते हैं, ट्वाइस अ डे देते हैं फॉर वीक और 1 टैब 3 मंथ। ठीक है,
ऐसा देते हैं। देन उसके बाद क्या कह देते हैं उसको, देन हम चेंज कर देते हैं दोनों डोज को। देन वंस इन अ दे देते हैं वीक पिल्स, इसको जानते हैं। उसके बाद इसको वंस इन अ वीक में हम देना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो ट्वाइस इन अ डे देते हैं, जिसको वीडियो बोल देते हैं, वीक 3 मंथ के लिए। देन वंस इन अ वीक भी दे देते हैं, इसको वंस इन अ वीक पिल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो दिस इज मोर अबाउट द बैरियर मेथड, जिसमें हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया इसमें, तो बात की तो हमने डिस्कस किया क्वांटम और निरोध के बारे, दिस इज द क्वांटम और निरोध के बारे में डिस्कस किया हमने। सबसे पहले जो बैरियर मेथड आते हैं, देन हमने उसमें डायफ्राम के बारे में डिस्कस किया, कैसे यूज होता है, कितने टाइम के लिए यूज होता है। देन हमने डिस्कस किया वजाइना स्पॉन्ज के रिगार्डिंग, कि टुडे के नाम से, ये ट्रेड नेम के नाम से बनती है। देन हमने डिस्कस किया सर्वाइकल कैप के रिगार्डिंग। देन हमने केमिकल बैरियर या हार्मोनल मेथड के रिगार्डिंग डिस्कस किया, जिसमें हमने कंबाइंड पिन या पॉजिटिव इसके रिगार्डिंग डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया डंपा के रिगार्डिंग। देन हमने सहेली या छाया के रिगार्डिंग में डिस्कस किया। देन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के बारे में। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं जो यूज की जाती है एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के, ठीक है। ये मेन क्या होती है, एक डिवाइस होती है जो प्लेस की जाती है, प्लेस इन द वूम, वूम में प्लेस की जाती है या फिर यूटेराइन कैविटी में प्लेस की जाती है। किसकी बनी होती है, तो इसके मेडअप की बात करें, किससे बना हुआ होता है, तो इट इज मेड ऑफ सिल्क वॉर्म। किससे बना होता है ये, सिल्क से बना हुआ होता है, ठीक है। ज्वेलरी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, जिसमें सबसे पहले आती है फर्स्ट जनरेशन आएगी। फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन आएगी की रिगार्डिंग कि कौन से होते हैं फर्स्ट जनरेशन आएगी, इनको हम डेडिकेटेड आईओडी बोलते हैं। क्या होते हैं, नॉन डेडिकेटेड आईओडी। ये सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन आईओडी जो डेवलप की थी, डेवलप्ड बाय, इसने डेवलप की थी एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था रिचर्ड विस्टर। विस्टर नाम का एक साइंटिस्ट था। 1990 में उसने फर्स्ट जनरेशन ऑफ आईओडी डेवलप की थी। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, फर्स्ट जनरेशन आईओडी में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, उसमें सबसे पहले आता है आपका लिप्स लूप, नेक्स्ट, ठीक है, जो कि शेप के होते हैं लिप्स। अगर आप लोगों ने देखी होगी तो डबल एस शेप की लिप्स कुछ इस टाइप की होती है, डबल एस शेप की लिप्स होती है, ठीक है। अगर मैं इसके एक्सचेंज की बात करूँ तो 3 to 10 ईयर्स में जो है वो लिप्स को चेंज करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। देन अगर जो ये फर्स्ट जनरेशन आईओडी है, वो मेनली वर्क करती है फोन बॉडी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क करती है। इसके ऊपर वर्क करती है फोन बॉडी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क करती है। जैसे हमारी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी एंटर करती है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी बॉडी रिएक्ट सिस्टम रिएक्ट होता है। सेम जो आईओडी फर्स्ट जनरेशन लिप्स, अगर उसमें कोई स्पर्म वगैरह एंटर होता है तो ये उसको फॉरेन बॉडी समझ के उसको अटैक करना स्टार्ट कर देती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन आईओडी, सेकंड जनरेशन आईओडी यानी हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज कॉपर आईओडी, कॉपर आईओडी के नाम से भी जाना जाता है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे अगर मान लो ये कोई है आईओडी, तो इसमें क्या होता है, कॉपर की लेयर, एक थिन लेयर अटैच होती है, कॉपर वायर की थिन लेयर अटैच हो जाती है अराउंड द स्टेम के, तो टी सेल का स्टेम के कहते हैं, थिन लेयर द कॉपर वायर की अटैच हो जाती है, ठीक है। जो स्टेम रहेगा वो क्या होता है, इसमें अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपके आते हैं, इनको हम मेडिकेटेड या कॉपर टी के नाम से भी
जानते हैं, तो उसका नाम क्या है, मेडिकेटेड आईयूडी इंट्रायूटेरल डिवाइस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसमें अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो कौन कौन सी आईयूडीज आती है इसमें, एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो इसमें आती है हमारे पास नोवाटी, ठीक है, जिसको नोट चार्ट के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से भी जानते हैं, नोट कार्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो नोवा टी होती है वो 5 ईयर्स के अंदर हमें चेंज करनी होती है। इसमें आती है हमारी मल्टीलोड कॉपर टी 250, मल्टीलोड 250 आती है जो कितने टाइम के बाद हमें चेंज करनी पड़ती है, दैट इज चेंज इन 3 ईयर्स के बाद किसी वुमेन को चेंज करवानी पड़ती है। कॉपर टी 220 सी आती है जो 4 ईयर्स के बाद चेंज करनी पड़ती है। और मल्टीलोड कॉपर टी 375 आती है जो 5 ईयर्स में चेंज करनी पड़ती है। अगर हम बाकी बात करें तो एक कॉपर टी 380 ए आती है जो 10 ईयर्स में चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। एक कॉपर टी 200 आती है जो चेंज करनी होती है 3 ईयर्स, ठीक है। दिस इज अबाउट द सेकंड जनरेशन। देन थर्ड जनरेशन में आती है हमारे पास आईयूडीज। थर्ड जनरेशन आईयूडीज को क्या बोलते हैं हम, थर्ड जनरेशन आईयूडी में उसको हार्मोनल आईयूडीज इंट्रायूटेरल डिवाइसेस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो आपकी आती हैं दो आईयूडीज आती हैं, जिसमें एक आती है आपके पास प्रोजेस्टेट और दूसरी आपके पास आती है LNG-20 जो नमूना के नाम से भी जानी जाती है। जो प्रोजेस्टेट होता है वो 30 mg की डोज होती है उसमें, और पर डे अगर मैं प्रोजेस्टेरोन की बात करूँ तो 65 माइक्रोग्राम पर डे जो होता है वो सिक्रेट होता है, ठीक है। तो उसकी रिप्लेसमेंट की बात करूँ तो ये रिप्लेस होती है 1 ईयर। वही LNG की बात करूँ तो इसमें 52 mg LNG होता है जो पर डे 20 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से सिक्रेट होता है, और जो LNG होता है वो 7 ईयर्स में रिप्लेस होने करती है किसी भी, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द इंट्रायूटेरल डिवाइसेस। देन अभी अगर इंट्रायूटेरल डिवाइसेस पढ़ा है तो व्हेन टू बी इंसर्ट इंट्रायूटेरल डिवाइसेस प्रॉपर्टी कब इंसर्ट करनी चाहिए उसके बारे में आपको बताना चाहिए कि प्रॉपर्टी को कब इंसर्शन करना चाहिए। तो बेस्ट टाइम जो होता है वो इंसर्शन का अगर पूछा जाए, बेस्ट टाइम की मैं बात करूँ तो बेस्ट टाइम है इंसर्शन का 1 to 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के 1 to 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हमें इसको इंसर्ट कर देना चाहिए, और समटाइम 2 to 3 डे पे भी हम 3 डेज आफ्टर ब्लीडिंग पे भी इंसर्ट की जाती है, ठीक है। और अगर डिलीवरी के टाइम पे अगर प्रॉपर्टी कोई फीमेल लगवा रही है तो उसको कब इंसर्ट करवाना चाहिए उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाए तो फर्स्ट वीक, विदिन फर्स्ट वीक के अंदर भी इंसर्ट की जाती है। और अगर बेस्ट टाइम की बात पूछे कि बेस्ट टाइम कब होगा इंसर्ट करवाने का आफ्टर डिलीवरी, तो होगा आफ्टर इन्वोल्यूशन के बाद किसी फीमेल को प्रॉपर्टी लगवानी चाहिए। इन्वोल्यूशन का मतलब है 6 to 8 वीक्स आफ्टर डिलीवरी किसी फीमेल को प्रॉपर्टी लगवानी चाहिए, ठीक है। देन कुछ कोल्ड इंडिकेशंस भी होते हैं कि उस कंडीशन में आप आईयूडीज लगवा ही नहीं सकते, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट है प्रेग्नेंट वुमेन कोई है तो उसको प्रॉपर्टी नहीं लगाते हैं, ना ही उसको कोई प्रॉपर्टी एडवाइस की जाती है। किसी को हैविंग एसटीडीज को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है या फिर हाई रिस्क पे है कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के, तो उस कंडीशन में भी हम प्रॉपर्टी एडवाइस नहीं करते, ठीक है। किसी फीमेल को सर्वाइकल एंड यूट्राइन कैंसर है तो उस कंडीशन में भी प्रॉपर्टी एडवाइस नहीं हो सकती। किसी को अनएक्सप्लेन्ड वजाइनल ब्लीडिंग है
तो उस केस में भी कॉपर एडवाइस नहीं की जाती, ठीक है। या फिर किसी फीमेल को कॉपर से एलर्जी है, तो उस फीमेल को भी कॉपर एडवाइस नहीं की जा सकती, ठीक है। तो दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द कॉपर टी। देन अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ कॉपर टी की। कॉपर टी लगाने क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ कॉपर टी के क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे मेन, सबसे फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट, 90% 99% ऑफ सक्सेस रेट। कॉपर टी का 99% ऑफ सक्सेस रेट होता है। और कॉपर टी को फीमेल यूज करती है एज अ फैमिली प्लानिंग मेथड, एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, तो उसका 99% ऑफ सक्सेस रेट दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, ठीक है। तो मेडिकल एंड प्राइवेट दोनों क्लेम को, मेडिकल एंड प्राइवेट दोनों इंश्योरेंस को कवर करती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कभी भी हम रिमूव करने का डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। अगर हमें स्विच ऑन स्विच ऑफ करना है, अगर किसी अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस पे, या फिर प्रेगनेंसी का, किसी मदर की प्रेगनेंसी कंसीव करने का वो है, तो उस केस में भी हम इसको स्विच ऑफ कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कोई स्पेयर, कोई कोई वरी नहीं रहती, वरी या स्पेयर नहीं रहता कोई भी किसी मेडिसिन को स्किप करने का, ठीक है। उसके रिगार्डिंग कोई उसको वो नहीं रहता, कोई पिल्स अगर उसने मिस करने का, उसका कंटेंट रिड्यूस करता है। हैविंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हैविंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को रिड्यूस करता है, ठीक है। और नेक्स्ट में बात करूँ तो रिड्यूस करता है जो भी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स एंड एब्डोमिनल पेन होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको भी रिड्यूस करता है, पेन को भी रिड्यूस करता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ आईयूडी, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट मोस्ट कॉमन ऑफ साइड इफेक्ट जो होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि मोस्ट कॉमन जो एक बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईओडी, आईओडी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछा जाता है, तो वो कौन सा है? ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। अगर आपसे सेकंड मोस्ट कॉमन की बात की जाए, सेकंड मोस्ट कॉमन की बात की जाए, तो वो है पेन, ठीक है। These two are the side effects which are made. अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन रीजन टू रिमूव ऑफ आईओडी, आईओडी को रिमूव करने का मोस्ट कॉमन रीजन पूछा जाए तो वो क्या है? पेन, पेन की वजह से ही आईओडी मोस्ट ऑफ द वुमेन्स होते रिमूव करवाती है, ठीक है। अगर कभी कभी एग्जाम में स्टार का कोई बहुत क्वेश्चन निकले ना, जो मैं भी आपको बताने जा रही हूँ, पूछा जाता है बेस्ट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, बेस्ट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कौन सी है? तो वो होती है हमारे पास कॉपर टी, इसका 99% ऑफ सक्सेस रेट देखा जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए आपको एग्जाम में, नेक्स्ट पूछा जाए, ये तो वो बेस्ट इमरजेंसी, अगर पूछा जाए बेस्ट इमरजेंसी हार्मोनल मेथड, अगर बेस्ट इमरजेंसी हार्मोनल मेथड के बारे में पूछा जाए तो होता है आपके पास नली ट्विस्टर, नली ट्विस्टर इज द बेस्ट इमरजेंसी हार्मोनल मेथड। अगर सेकंड बेस्ट इमरजेंसी हार्मोनल मेथड के रिगार्डिंग पूछा जाए, ठीक है, तो वो कौन सा आपके पास? दैट इज LNG-20, ठीक है। अगर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इमरजेंसी मेथड के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इमरजेंसी हार्मोनल मेथड के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए, तो उसमें आपका आंसर होगा LNG-20 is the most commonly used hormonal method. This is all about the infinite devices, जिसमें मैंने आपको बताया फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया।
ठीक है। अगर पूछा जाए इमरजेंसी, तो क्वेश्चन ये भी आता है, ये भी स्टार लगा कर इक्वेशन, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्ट्रीब्यूट इन गवर्नमेंट सप्लाई। जो गवर्नमेंट सप्लाई में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो कौन सा है? वो भी है LNG 20 डिस्ट्रीब्यूट इन गवर्नमेंट सप्लाई। ठीक है। अगर बेस्ट चॉइस की बात की जाए ड्यूरिंग लैक्टेटिंग पीरियड या ब्रेस्ट फीडिंग के पीरियड के टाइम पे, आफ्टर डिलीवरी बोलूँ मैं, या फिर ड्यूरिंग लैक्टेटिंग पीरियड के टाइम पे अगर कोई ड्रग बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाए तो उसका नाम क्या है? मिनी मिनी पिल्स। ठीक है। अब उस टाइम पे कोई पूछा जाए तो उसका क्या आंसर होगा? मिनी पिल्स। दिस इज अबाउट द यूजलेस डिवाइसेस। कब कब कौन सी डिवाइस यूज की जाती है मैंने उसके रिगार्डिंग भी आपको बता दिया। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं परमानेंट मेथड्स। परमानेंट मेथड कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया था परमानेंट मेथड दो है हमारे। ऑप्शन ए है आपके पास फीमेल स्टेरिलाइजेशन एंड मेल स्टेरिलाइजेशन। फीमेल स्टेरिलाइजेशन को हम किस नाम से जानते हैं? तो मेल स्टेरिलाइजेशन को किस नाम से जानते हैं? स्टेरिलाइजेशन को जानते हैं वासेक्टोमी। ठीक है। मेडिकल नेम ऑफ द फीमेल एंड मेल स्टेरिलाइजेशन। ठीक है। ट्यूबेक्टमी को हम ट्यूबल लाइगेशन के नाम से भी जानते हैं, एक और नाम है ट्यूबल लाइगेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, इसका मतलब क्या है? डिस्टरप्ट द फैलोपियन ट्यूब, ट्यूब को डिस्टर्ब कर देते हैं, कट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? विच कैरी एग फ्रॉम द ओवरी टू यूट्रस। इसमें हम क्या करते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब है उसको ही कट करके डिस्टर्ब कर देते हैं, मतलब डिस्टर्ब कट कर देते हैं उसको, जिसकी वजह से क्या करते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब जिसका वर्क क्या है? एग को कैरी आउट करना फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस। वही प्रोसीजर नहीं हो पाता, वही प्रोसेस नहीं हो पाता फीमेल में, तो फीमेल के प्रेगनेंसी के चांस जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है। चांस ना ही के बराबर हो जाते हैं। ठीक है। वसेक्टोमी में क्या करते हैं? इट इन्वॉल्व्स कटिंग और क्लीनिंग ऑफ वसा डिफरेंशियल की कटिंग एंड सीलिंग करना चाहता है वसेक्टोमी। ये वसा डिफरेंशियल क्या करती है? कैरी करती है स्पर्म को फ्रॉम द टेस्टिस। स्पर्म को कैरी आउट करती है फ्रॉम द टेस्टिस, उसमें क्या कर देते हैं? कट एंड सील कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जो स्पर्म होता है वो कैरी आउट भी नहीं होता। ठीक है। दिस इज अबाउट द परमानेंट। अब इससे हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दीजिए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। जो आपको इमेज दिखाई दे रही है ये किस चीज की इमेज है? ऑप्शन है आपके पास कॉन्डम, लेंस, ऑप्शन सी डॉक्टर, ऑप्शन बी डायफ्राम। आंसर पिक कीजिए कि जो ये आपको इमेज दिखाई दे रही है वो किस चीज की इमेज है। अब हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको अभी पीछे बताया हुआ है, दिखाया भी है इमेज ये किस चीज की इमेज है। तो थोड़ा क्वेश्चन के बारे में डिस्कस हो जाना चाहिए ताकि हमारे माइंड में चीजें फ्रेश हो जाए कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो दिस इज जो इमेज ये दिखाई गई है ये किस चीज की है? लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव विच इज सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। जो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाती है कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव है? ऑप्शन ए नॉर्प्लांट, ऑप्शन बी हिमालयन, ऑप्शन सी मोनोपोस, ऑप्शन डी डाइफर। तो कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव है जो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाती है? ये भी मैंने आपको भी जस्ट अभी बताया था, तो वो है हिमालयन जो था फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया। पेयर इंडेक्स इज यूज्ड टू कैलकुलेट। पेयर इंडेक्स किसके यूज किया जाता है?
ऑप्शन ए पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए, ऑप्शन बी फर्टिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए, ऑप्शन सी एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी को कैलकुलेट करने के लिए, ऑप्शन डी अबॉर्शन को कैलकुलेट करने के लिए। किसे यूज किया जाता है टेलर इंडेक्स? ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, बट आपको पता होना चाहिए टेलर इंडेक्स किसे यूज किया जाता है। तो टेलर इंडेक्स होता है वो एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग एक्सक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? एक्सक्लूड पूछा गया है पहले क्वेश्चन को ध्यान के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए जेनेटिक काउंसलिंग, ऑप्शन बी सेक्स एजुकेशन, ऑप्शन सी एडवाइस ऑफ स्टेबिलिटी, ऑप्शन डी स्क्रीनिंग चेक। तो बताइए मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग किस चीज को इंक्लूड नहीं करता है? सभी से क्या इसका आंसर? तो जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग है उसमें जेनेटिक काउंसलिंग होती है, तो उसमें सेक्स एजुकेशन के बारे, जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्स फैमिली प्लानिंग है उसमें क्या है, स्क्रीनिंग ऑफ एचआईवी नहीं होती, बाकी जेनेटिक काउंसलिंग होती है, सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया जाता है, एडवाइस ऑफ स्टेबिलिटी के बारे में बताया जाता है, बट स्क्रीनिंग ऑफ एचआईवी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेचुरल मेथड ऑफ द फैमिली प्लानिंग एक्सक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसमें भी एक्सक्लूड पूछा गया है, कौन सा टिक कीजिए। ऑप्शन ए टर्मिनल मेथड, सर्वाइकल म्यूकस, आंसर है इसका टर्मिनल मेथड कोई नेचुरल मेथड का टाइप है। Then next question is the matter which is commonly used to terminate planning में कौन सा मेथड यूज किया जाता है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी zinc। तो कौन सा मेथड का यूज किया जाता है फैमिली प्लानिंग में? आंसर पुट कीजिए। अभी मैंने आपको बताया था जो इंटरव्यू डिवाइस में यूज किया जाता है दैट इज कॉपर। कॉपर का यूज किया जाता है फैमिली प्लानिंग। The contraceptive device that suppress the ovulation is कौन सी contraceptive device है जो suppress कर देती है ovulation को? ऑप्शन ए कॉन्डम, ऑप्शन डी प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी ट्यूबेक्टमी, ऑप्शन डी मलम। तो कौन सी डिवाइस है जो ओवुलेशन को सप्रेस कर देती है? आंसर पुट कीजिए। मैंने अभी आपको बताया था कंबाइन पेज जो कि हमारी उसमें क्या देती है ओवुलेशन को सप्रेस कर देती है। तो कंबाइन पेज का एग्जांपल कौन सा है इसमें? वाला एंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजेक्टेबल इंजेक्ट कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर एडमिनिस्टर्ड व्हिच रूट? इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे एडमिनिस्टर किए जाते हैं बताइए। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव और मोस्टली आईएम इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट वन है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये किस चीज की कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है? जैसे एस शेप में बनी हुई है। ऑप्शन है आपके पास कॉन्ट्रम, ऑप्शन बी एलिप्स, ऑप्शन सी माला है, ऑप्शन डी बजाय। जो एस शेप में बनी हुई है वो किसका एग्जाम्पल है? मैंने आपको बना कर भी दिखाया था। यहाँ देखिए आपको थर्ड जो फर्स्ट जनरेशन हमारी आईयूडी होती है उसका एग्जाम्पल है दैट इज लिप्स। Then next question is beds beside the colon. This is another barrier method for birth control. Option A diaphragm, option B IUD, option C epidural, option D sterilization. Condom के अलावा और कौन सा मेथड है बैरियर मेथड को बर्थ कंट्रोल करने के लिए? तो मैंने आपको बैरियर मेथड्स बताए थे, आपको याद है जिसमें मैंने आपको बताया था कॉन्डम बताया था, डायफ्राम बताया था, वेजाइनल लेंस बताई थी, वेजाइनल स्पॉन्ज बताया था और सर्वाइकल कैप बताया था। इसमें से क्या ऑप्शन मिला हुआ आपको उसको देखिए। तो diaphragm is the right answer. Next question, which of the following contraceptive can be used during lactation? lactation के टाइम पे कौन सा हार्मोन आप यूज कर सकते हैं? ऑप्शन बी मेनी पिल्स, ऑप्शन सी नो प्लांट्स, ऑप्शन सी डम्पा, ऑप्शन डी कंबाइंड contraceptive pills। तो कौन सा आप यूज कर सकते हो? मैंने अभी आपको कॉल लगा के बताया था ये क्वेश्चन जस्ट 5 मिनट पहले ही। तो आंसर पुट कीजिए, कोई आंसर दो मत पुट कीजिए दोस्तों, इतनी मेहनत से मैंने आपको पढ़ाया। अभी क्या समझाया था कि कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव का हम यूज कर सकते हैं। ये कैन नॉट नहीं है, कैन बी यूज्ड है, तो वो होती है हमारी मिनी पिल्स का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सो दोस्तों एक्सप्रेशन के टाइम पे कौन सी मिनट्स का हम यूज कर सकते हैं, दैट इज मिनट प्लस। और जो कांट भी यूज आती है हम कभी भी यूज नहीं कर सकते, वो आती है नॉइज ओवर कंबाइन, तो इसको हम कभी भी यूज नहीं कर सकते। सो दोस्तों दिस इज फॉर अबाउट द टुडे क्लास। आज की क्लास में ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा, आपके ये बहुत इफेक्टिव होगा। आज हमने कंप्लीट डिस्कशन किया अबाउट द फैमिली प्लानिंग मेथड, क्या टेम्पररी मेथड्स होते हैं, कौन से परमानेंट मेथड्स होते हैं, उनमें क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं, कितने टाइम पे कौन सा यूज होता है, क्या उसके बेनिफिट होते हैं। मैंने कंप्लीट कवर करने की कोशिश की इस क्लास में, क्योंकि कुछ छूट गया हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कवर अप करने की कोशिश कर दूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जो हमारे बाकी मैसेज भाई बंधु हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और शायद उनके भी कुछ बेनिफिशियल हो सके ये वीडियो, उम्मीद तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, विद नेक्स्ट चैप्टर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जब जो शौक से पढ़ते रहिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।